सिर्फ एक वाक्य, चलो फिर से बच्चे की प्लानिंग करते हैं। मेरी सीईओ पत्नी ने जैसे ही ये कहा, कमरे में मौजूद हर इंसान की नजर सीधे मेरी तरफ घूम गई, क्योंकि सब जानते थे सालों पहले मैंने ही चालाकी से उसे जुड़वा बच्चों की मां बनाया था ताकि आखिरकार मैं उससे शादी कर सकूं। लेकिन अब जब वह दोबारा बच्चे की बात कर रही थी तो साफ था कि इस बार वह बच्चा मेरे लिए नहीं होने वाला था। सबको लगा मैं गुस्से में मेज पलट दूंगा, हंगामा करूंगा, लेकिन मैंने जो किया उसने वहां मौजूद हर इंसान को खामोश कर दिया। मैं धीरे धीरे उसके सामने गया, अपनी शादी की अंगूठी उतारी और उसके बचपन के प्यार की उंगली में पहना दी। फिर बिना किसी गुस्से के मैंने कहा, जिस इंसान को तुम छोड़ना नहीं चाहती थी अब तुम्हें उसे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर मैंने अपनी बेटी को उठाया, वही बेटी जो हर दिन उस आदमी को पापा कहकर उसके पीछे घूमती रहती थी, और उसे उसी की गोद में छोड़ दिया। फिर अपने बेटे का हाथ पकड़ा और बिना एक बार भी पीछे देखे वहां से चला गया। उस दिन शायद सबको लगा था कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो उसके 2 साल बाद शुरू होने वाली थी। उस रात मेरी पूर्व पत्नी मुशिनवान ने रोती हुई बेटी को मनाने की हर कोशिश की, लेकिन बच्ची चुप नहीं हुई और मैं अपनी जिंदगी से बहुत दूर निकल चुका था। 2 साल बाद मैंने अभी अभी अपने बेटे बोरेन को सुलाया ही था। घर में चारों तरफ खामोशी थी। तभी बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में पूरा माहौल तूफान जैसा लगने लगा। और तभी थक 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 दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी सिर से पैर तक भीगा हुआ खड़ा था। वह घबराई हुई आवाज में बोला, मुझे बहुत अफसोस है, हमारी गाड़ी रास्ते में फंस गई है। हमारी बॉस की बेटी को तेज बुखार है। सुना है आपके घर बच्चों की बुखार की दवा है। कृपया हमें थोड़ी दवा दे दीजिए, हम जितनी कीमत कहेंगे उतनी देंगे। मैंने उसे ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं। दरवाजे के बाहर खड़ा सचिव बेचैनी से पैर पटकने लगा। सर, हम कोई बुरे लोग नहीं हैं, हमारी बॉस मुशिनवान है। बस बच्ची की जान बचाने में मदद कर दीजिए। आप जितने पैसे मांगेंगे हम दे देंगे। मुशिनवान, यह नाम मेरे लिए जाना पहचाना भी था और अजनबी भी, क्योंकि वह मेरी पूर्व पत्नी थी। पूरे 2 साल बाद उसका नाम दोबारा सुनते ही मेरा शरीर जैसे वहीं जम गया। दिल में दबी हुई पुरानी कसक अचानक फिर से जाग उठी। लेकिन तभी बाहर कड़ाक जोरदार बिजली कड़की। आवाज सुनते ही मेरा अभी अभी सोया हुआ बेटा डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। मैंने तुरंत अपना फोन एक तरफ रखा और उसे चुप कराने अंदर भाग गया। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सचिव ने फिर विनती की, सर, आप भी एक पिता हैं, कृपया हमारी मदद कर दीजिए, बच्ची को बचा लीजिए। मैं कुछ पल बिल्कुल चुप रहा, क्योंकि सच ये था, भले ही वे दोनों बच्चियां मेरे प्रति हमेशा ठंडी रही थीं, लेकिन आखिरकार वे मेरी अपनी औलाद थीं। करीब 10 मिनट बाद मैंने आंगन का दरवाजा खोला। मुझे देखते ही सचिव चौंक गया। मैंने बिना कोई भाव दिखाए बच्चों की बुखार की दवा की एक बोतल उसके हाथ में रख दी। फिर ठंडे स्वर में कहा, मैं कोई सर नहीं हूं, दवा लो और जल्दी यहां से चले जाओ। बाहर एक काली लग्जरी कार खड़ी थी। उसकी पिछली सीट पर मुशिनवान अपनी तेज बुखार से तपती छोटी बेटी को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी निगाहें लगातार मेरी तरफ टिकी थीं। मैं मुड़ा और अंदर जाने ही वाला था, तभी पीछे से सचिव की आवाज आई, क्या आप दोनों बच्चियों से नहीं मिलना चाहेंगे? वे आज भी अक्सर आपको याद करती हैं। मैंने पीछे मुड़े बिना सिर्फ इतना कहा, रहने दो, अब शायद इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे ये शब्द सुनते ही कार का दरवाजा खुला। मुशिनवान का चेहरा पल भर में सख्त हो गया, लेकिन मैंने एक पल के लिए भी कदम नहीं रोके। मुख्य दरवाजा बंद किया और वापस घर के अंदर चला गया। मुशिनवान मेरी जाती हुई पीठ को घूरती रही और उसके मन में अनायास ही 2 साल पहले हमारे अलग होने का वो दर्दनाक दिन फिर से ताजा हो गया। बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। सचिव ने चिंतित होकर कहा, मैडम, इस मौसम में जबरदस्ती आगे जाना बहुत खतरनाक होगा। मैं गांव में किसी से एक रात रुकने की व्यवस्था करने की कोशिश करता हूं। उधर मैं भी उस बीमार बच्ची की चिंता पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहा था। तभी ठक 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 दरवाजे पर फिर जोरदार दस्तक हुई। सचिव घबरा कर चिल्लाया, बुरी खबर है, छोटी मैडम का बुखार और बढ़ गया है। अभी अभी उन्हें उल्टियां भी होने लगी हैं और बस मेरी आखिरी मानसिक दीवार भी टूट गई। मैंने दांत भींचे, दरवाजा खोला और आखिरकार उन सबको घर के अंदर आने दिया। अगली सुबह रात भर की भाग दौड़ के बाद आखिरकार येटिंग और शियू का बुखार पूरी तरह उतर चुका था। मुझे पता चला कि वे आज ही यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि दोनों बच्चियां अभी घर में ही थीं। लेकिन तभी एक छोटी सी घटना ने माहौल बदल दिया। आमतौर पर अपनी सबसे प्यारी चीज किसी को न देने वाला बोरेन अपना सबसे पसंदीदा खिलौना निकालकर येटिंग को देने लगा। येटिंग खुशी से उसका हाथ पकड़कर चाहती थी कि बोरेन उसके साथ खेले, लेकिन तभी पास खड़ी शियू अचानक जोर से चीख पड़ी, वो खिलौना उस लड़के को मत देना। कुछ देर बाद जैसे ही मुशिनवान कमरे में आई, उसने देखा कि शियू जोर जोर से रो रही है। वह तुरंत उसके पास गई। येटिंग भी अपनी छोटी बहन को मनाने आगे बढ़ी, लेकिन गुस्से में भरी शियू ने उसे जोर से धक्का दे दिया। येटिंग जमीन पर गिर पड़ी और शियू रोते हुए चिल्लाई, मुझे कोई बड़ी बहन नहीं चाहिए, तुम जाओ और उस बुरे आदमी के बेटे के साथ खेलो। मुशिनवान ने तुरंत गिरी हुई येटिंग को अपनी बाहों में उठा लिया। फिर उसने सख्त नजरों से शियू को देखा, अपनी बहन से माफी मांगो। लेकिन शियू और जोर से रोने लगी, नहीं, वो मेरा पापा नहीं है, मुझे तो कमीने अंकल चाहिए। मम्मी, मुझे उनके पास ले चलो।
प्लीज। मुशिनवान का चेहरा गुस्से से भर गया। वह उसे डांटने ही वाली थी कि तभी मैंने ठंडी आवाज में कहा, बच्ची ने कुछ गलत नहीं कहा। सबकी नजर मेरी तरफ उठ गई। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं सच में उनका पिता कहलाने के लायक नहीं हूँ। फिर मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब सुबह हो चुकी है, आप लोग भी मेरे घर से चले जाइए। लेकिन बाहर तूफान और बारिश अभी भी जारी थी। ऐसे मौसम में गाड़ी चलाना तो दूर, बाहर निकलना भी मुश्किल था। मुशिनवान को शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बेरहम हो जाऊंगा। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, ये दोनों तुम्हारी अपनी बेटियां हैं, क्या तुम सचमुच एक छोटी बच्ची से भी बदला लोगे? तभी येटिंग ने धीरे से कहा, मम्मी, जो खिलौना मैंने बोरेन को दिया वो आपने पहले मेरे लिए खरीदा था। शियू की छोटी कार तो अभी भी घर पर है। वह शायद समझ गई थी कि शियू को लगा था मैंने उसका खिलौना दे दिया, इसीलिए वह इतनी नाराज हुई थी। सच्चाई पता चलते ही मुशिनवान का चेहरा और ठंडा हो गया। उसने शियू की तरफ देखा। शियू, वो खिलौना तुम्हारी बहन का था, वह जिसे चाहे दे सकती है। तुम्हारा इस तरह रोना और जिद करना बिल्कुल गलत है। शियू धीरे धीरे मेरे सामने आई। उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद थी। वह धीमी आवाज में बोली, सॉरी, मैं आगे से आपको बुरा आदमी नहीं कहूंगी। उसके होंठों तक एक और शब्द आया, पापा, लेकिन वो शब्द आखिरकार बाहर नहीं निकल सका। वह बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देखती रही। शायद उसे लगा था कि मैं पहले की तरह उसे गोद में उठा लूंगा, प्यार से मना लूंगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी आधी अधूरी माफी सुनकर मेरे सीने में दर्द जरूर उठा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप अपने बेटे बोरेन को गोद में उठाया और वहां से चला गया। पीछे रह गई येटिंग। वह बार बार मेरी तरफ देखती रही। कई बार मुझे रोकना चाहा, लेकिन हर बार उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। आखिर में उसने उदास होकर अपना सिर नीचे झुका लिया और उसके चेहरे पर छाई वो उदासी मैंने जाते जाते साफ देख ली थी। ये चैन, क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं? मुशिनवान की आवाज मेरे पीछे से आई। मैंने बिना पीछे मुड़े बस सिर हिला दिया। हमारे बीच अब बात करने जैसा कुछ भी नहीं बचा। मैंने ठंडे स्वर में आगे कहा, मेरी पत्नी रास्ते में है, थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाएगी, इसलिए अपना सामान समेटिए और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। मेरी बात सुनते ही मुशिनवान का चेहरा एकदम काला पड़ गया। वह व्यंग्य से मुस्कुराई, ये चैन, नई औरत ढूंढने में तुम सचमुच बहुत तेज हो। पहले अपनी पहली मोहब्बत से अलग हुए तो तुरंत मेरे पीछे पड़ गए। अब मुझसे तलाक हुए कितना ही समय हुआ है और तुमने फिर शादी भी कर ली। उसने ताना मारते हुए कहा, समय संभालने में तो तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं। तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कल रात सिर्फ एक रात रुकने की बात हुई थी। अब अपना वादा निभाओ और अपनी दोनों बेटियों को लेकर तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। मुशिनवान के दांत गुस्से से भींच गए। ये चैन, ये टिंग और ये शियू दोनों तुम्हारी अपनी बेटियां हैं। क्या सिर्फ इस लड़के के आने के बाद तुम अपनी सगी औलाद तक को छोड़ दोगे? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? माहौल लगातार बिगड़ता देख सचिव तुरंत बीच में आ गया। सर, बाहर हर तरफ पानी भर गया है, अभी चाहकर भी गांव से बाहर नहीं निकला जा सकता। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ये तुम्हारी समस्या है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। मैंने फोन उठाया और अगले ही पल मेरे चेहरे की सारी कठोरता गायब हो गई। जान, तुम घर कब तक पहुंचोगी? बोरेन सुबह से तुम्हें याद कर रहा है। मेरी आवाज में पहली बार नरमी थी, लेकिन ये सुनते ही मुशिनवान का शरीर जैसे डगमगा गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तेज बुखार से पहले ही कमजोर हो चुका उसका शरीर अब और जवाब नहीं दे पाया और अगले ही पल धड़ाम वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सचिव घबरा गया। मैडम, फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए जल्दी से कहा, मैडम, पिछले कई दिनों से रिसोर्ट प्रोजेक्ट की जमीन के लिए लगातार काम कर रही थीं। कई रातों से ठीक से सोई भी नहीं थीं। शरीर पहले ही जवाब दे चुका था, लेकिन तभी एक शब्द मेरे कानों में अटक गया, रिसोर्ट प्रोजेक्ट। मेरी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। तो जिस कंपनी से मैं हाल ही में उसी जमीन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था, वह कंपनी मुशिनवान की थी। मैंने पीली पड़ी और बेहोश पड़ी मुशिनवान को देखा। आखिरकार मेरा दिल पूरी तरह पत्थर नहीं बन सका। मैंने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, जब तक रास्ता नहीं खुलता तुम लोग यहीं रह सकते हो। सचिव के चेहरे पर तुरंत राहत दिखाई दी। धन्यवाद सर। अगली सुबह मेरी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। मैं नीचे आया और अपने लिए कॉफी बनाने लगा। सचिव भी जल्दी उठ चुका था। कॉफी की खुशबू सूंघते ही वह मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया। सर, अगर हो सके तो मेरे लिए भी एक कप बना दीजिए। मैंने बिना कुछ कहे उसके लिए भी कॉफी बना दी। उसी समय मुशिनवान तैयार होकर कमरे से बाहर आई। उसने हमें साथ बैठकर कॉफी पीते देखा। सचिव मुस्कुराकर बोला, मैडम, सर के हाथ की कॉफी तो मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी स्वादिष्ट पी है न, इतनी खुशबूदार और इतनी बढ़िया। मुशिनवान ने हमें ठंडी नजरों से देखा, फिर सपाट आवाज में बोली, अच्छा, इसमें ऐसा क्या खास है? सचिव का चेहरा तुरंत उतर गया। वह घबराकर जल्दी जल्दी पूरी कॉफी पी गया। मैडम, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि सड़क की हालत कैसी है। और वह तुरंत वहां से निकल गया। मुशिनवान धीरे धीरे मेरे पास आई। उसके लहजे में फिर वही पुराना ताना था, इतने सालों में मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि तुम्हें इतनी अच्छी कॉफी बनानी भी आती है। मैंने हल्की ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें जानने की जरूरत भी कब थी? इतना कहकर मैंने अपना कप रखा और ऊपर जाने लगा।
लेकिन तभी उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। ये चैन, क्या अपनी दोनों बेटियों को देखकर तुम्हें जरा भी अपराध बोध नहीं होता? 2 साल से ज्यादा समय तक गायब रहने के बाद भी क्या तुम्हें याद है कि तुम येटिंग और शियू के पिता हो? मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा। अपराध बोध मुझे क्यों होना चाहिए? जिसे शर्मिंदा होना चाहिए वो तुम हो। मेरी आवाज और सख्त हो गई। मुशनवान, जब तुम उस कमीने के साथ प्यार में डूबी हुई थी तब क्या तुम्हें याद था कि तुम 2 बच्चों की माँ भी हो? वह गुस्से में बोली। तुम बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे हो। उस दिन हम सिर्फ साथ खाना खा रहे थे, बस इतनी सी बात पर तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने अपनी आंखें घुमाने की इच्छा बड़ी मुश्किल से दबाई। इतने साल बीत जाने के बाद भी वह अब भी उसी आदमी का बचाव कर रही थी। मुशनवान का चेहरा सख्त हो गया। वांग बांधा वैसा आदमी नहीं है जैसा तुम समझते हो। अगर तुम मेरे बारे में गलतफहमी पालते हो तो ठीक है, लेकिन उस पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। मैंने सोचा था मेरा दिल अब पत्थर बन चुका है, लेकिन उसके शब्दों ने फिर भी सीधा मेरे सीने में चुभन पैदा कर दी। मुशनवान ने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, वो औरत कौन है जिसके लिए तुमने अपनी पत्नी और बच्चों तक को छोड़ दिया? मैंने जोर से अपना हाथ छुड़ाया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, वह तुमसे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बेहतर औरत है। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे तेजी से ऊपर चला गया, लेकिन तभी पीछे से धड़ाम किसी के जमीन पर गिरने की आवाज आई। मैंने रुककर पीछे नहीं देखा। मुशनवान, जिसका बुखार पिछली रात ही उतरा था, उसे फिर से तेज बुखार चढ़ गया था और बाहर बारिश अभी भी लगातार जारी थी। सचिव की मध्यस्थता के बाद आखिरकार हमारे बीच एक समझौता हुआ। जब तक सड़क नहीं खुलती, मुशनवान और उसकी दोनों बेटियां यहीं रहेंगी और इस दौरान उनके रहने और इलाज का खर्च होगा रोज 1 लाख रुपए। लेकिन जो बात सिर्फ 1 दिन के लिए शुरू हुई थी वह 1 दिन नहीं रही। 1 हफ्ता बीत गया। इस दौरान सबसे ज्यादा खुश था मेरा बेटा बोरेन। उसे खेलने के लिए 2 नई साथी मिल गई थीं। हर दिन वह येटिंग और शियू के साथ खेलने का इंतजार करता और धीरे धीरे येटिंग के समझाने पर शियू भी उस हमेशा मुस्कुराने वाले छोटे भाई को पसंद करने लगी। उधर मुशनवान मेहमान वाले कमरे में आराम करते हुए भी लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स करती रहती थी। एक दिन उसने अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग खत्म की थी। तभी उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ गई। ऊपर सो रहा बोरेन आंखें मलते हुए अकेले सीढ़ियां उतर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। वह नीचे आया और दोनों हाथ मासूमियत से फैलाकर मुशनवान की तरफ बढ़ा दिया। मुशनवान का पूरा शरीर जैसे जम गया। उसने धीरे से बोरेन को अपनी बाहों में उठा लिया, लेकिन उसी वक्त खाना बनाने वाली आंटी घबराई हुई अंदर भागती हुई आई। तभी मुशनवान को पता चला कि मैं गांव के एक बुजुर्ग का इलाज करने बाहर गया था। उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि मुझे इलाज करना भी आता है। घर से निकलते समय मैंने आंटी से साफ कहा था, बोरेन के पास से एक पल के लिए भी मत हटना। इसके लिए मैंने उन्हें अलग से पैसे भी दिए थे, लेकिन वह अपने घर कपड़े समेटने चली गई थी और इसी वजह से बोरेन अकेला उठकर सीढ़ियों से नीचे आ गया। मुशनवान ने सख्त नजरों से आंटी को देखा। क्या तुम्हें पता भी है कि यह कितना खतरनाक था? आंटी जल्दी जल्दी सफाई देने लगी। मेरा घर तो बस बगल में ही है। मैंने सोचा जल्दी से कपड़े उठा लूं और तुरंत लौट आऊंगी। मुझे क्या पता था कि बच्चा इतनी जल्दी जाग जाएगा। बोरेन ने शायद मुशनवान के चेहरे पर गुस्सा महसूस कर लिया था और फिर अचानक उसने अपना छोटा सा चेहरा आगे किया और मुशनवान के गाल पर एक प्यारी सी किस कर दी। फिर येटिंग की नकल करते हुए मासूमियत से बोला, मम्मी गुस्सा नहीं। मुशनवान की बाहें एकदम कस गईं। उस छोटे से बच्चे को सीने से लगाए हुए उसके मन में अचानक एक ऐसा विचार आया जिसे वह खुद भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि बोरेन ही वो खोया हुआ बच्चा हो? ये सवाल बिजली की तरह मुशनवान के दिमाग में कौंधा, लेकिन उसे अभी इस सवाल का जवाब नहीं मिला था, क्योंकि करीब 2 घंटे बाद मैं गांव के बुजुर्ग का इलाज करके वापस घर लौटा। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरी नजर सीधे बोरेन पर पड़ी। वह मुशनवान की गोद में था। मुझे देखते ही आंटी झाऊ घबराकर मेरे पास आईं और तुरंत अपनी गलती मानने लगीं। उनकी पूरी बात सुनने के बाद मेरा चेहरा सख्त हो गया। मैंने सीधे कहा, आंटी जाओ। घर से निकलने से पहले मैंने साफ कहा था कि आप एक पल के लिए भी बोरेन के पास से नहीं हटेंगी। इसी वजह से मैंने आपको अलग से पैसे भी दिए थे। आंटी झाऊ ने मुझे पहले कभी इतना ठंडा और नाराज नहीं देखा था। वह तुरंत सफाई देने लगी। ये चैन, मुझे लगा बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। मेरा घर तो यहीं बगल में है, सिर्फ कपड़े लेने गई थी, इसमें कितना समय लगता। और देखो, बोरेन बिल्कुल ठीक है। हमारे गांव में तो बच्चे बरसों से ऐसे ही अपने आप रहते आए हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। फिर वह सीना तान कर बोली, बच्चे की माँ तो बेवजह इतना हंगामा कर रही थी, ऊपर से मुझे डांट भी दिया। मैं तुम्हारे घर पूरे 1 महीने से काम कर रही हूँ, कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली। तुम्हें मुझे कुछ मुआवजा देना चाहिए। मैंने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। पहली बात, वो बोरेन की माँ नहीं है। दूसरी बात, हमारे बीच सिर्फ मालिक और कर्मचारी का रिश्ता है। मैंने एक पल रुककर कहा, आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर सच में कुछ हो जाता तो? इतना सुनते ही आंटी झाऊ के चेहरे का रंग उड़ गया। ये चैन, मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो।
उन्हें अच्छी तरह पता था कि मेरा बेटा ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसीलिए वह मुशिनवान की गोद से बोरेन को लेने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन मुशिनवान ने तुरंत एक कदम पीछे हटाया। उसने आंटी जाऊ को बोरेन को छूने तक नहीं दिया और तभी मेरी नजर आंटी जाऊ के हाथों पर पड़ी। उनके हाथ अभी भी खेत की मिट्टी से सने हुए थे। बस मेरे अंदर का गुस्सा फिर भड़क उठा। मैंने तुरंत अपना बैग खोला, उनका पूरा वेतन निकाला और उनके चेहरे पर फेंक दिया। आंटी जाऊ, आज से आपको नौकरी से निकाला जाता है। आइंदा इस घर में कदम रखने की कोशिश भी मत करना। आंटी जाऊ वहीं स्तब्ध रह गईं, लेकिन कुछ पल बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। ये चैन, तुम इतने बेरहम हो गए हो, जरा सी बात पर नौकरी से निकाल दिया, तुम सच में एहसान फरामोश हो। फिर उन्होंने गुस्से में आखिरी सीमा भी पार कर दी। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारी औरत भी तुम्हें छोड़कर चली गई। मैंने बिना एक शब्द कहे उनका हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ धकेल दिया। निकल जाओ और दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। अब जब झगड़ा पूरी तरह खुल चुका था, आंटी झाऊ भी खुलकर गालियां देने लगीं। मैंने बिना झिझक उनके गाल पर लगातार 3 जोरदार थप्पड़ मार दिए। अपनी जुबान संभालकर बात करो। थप्पड़ खाते ही वह कुछ पल के लिए सुन्न रह गईं, फिर जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगीं। शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। मैंने सबकी तरफ देखकर साफ कहा, मैंने इन पर भरोसा करके अपने बेटे की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन ये पैसे लेकर अपना काम छोड़कर घर चली गईं। फिर मैंने गांव वालों से कहा, आज के बाद मैं अपने बेटे की देखभाल खुद करूंगा और अगर गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो इलाज के लिए सीधे जिला अस्पताल चले जाना। मेरी कुछ ही बातों में पूरी घटना सबके सामने साफ हो गई। उसी दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि आंटी झाऊ पैसे लेने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही थीं और उन्होंने अपने मालिक को बुरी तरह नाराज कर दिया था। दूसरी तरफ बोरेन का ख्याल रखने के लिए मैं मन ही मन मुशिनवान का आभारी था। शायद इसी वजह से उसके प्रति मेरा रवैया पहले से थोड़ा नरम हो गया था। मुशिनवान जब अपनी दोनों बेटियों के लिए खाना बनाती तो साथ ही पूरे घर के लिए भी खाना तैयार कर देती। सोचने वाली बात थी, हमारी शादी के दौरान मैंने कभी उसके हाथ का खाना नहीं खाया था, लेकिन तलाक के बाद पहली बार उसकी बनाई हुई रोटी मेरे सामने थी। फिर भी मैं अपने दिल को ज्यादा नरम नहीं होने देना चाहता था। जिस दिन बोरेन ने मुशिनवान को मम्मी कहा, उसी दिन से मैंने साफ मना कर दिया था कि वह बोरेन के ज्यादा करीब न आए। खाने के समय को छोड़कर मैं लगभग पूरा दिन अपने स्टडी रूम में ही रहता था। अगले दिन बोरेन की फॉलोअप जांच थी। मैंने पहले ही अस्पताल जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी थी। अस्पताल की सारी तैयारियां भी पूरी थीं। फोन रखने के बाद मैं वापस स्टडी रूम में पहुंचा, लेकिन अंदर जाते ही मैं रुक गया। बोरेन वहां नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं घबराकर सीढ़ियों की तरफ भागा और नीचे नजर पड़ते ही मेरे कदम वहीं जम गए, क्योंकि मेरे सामने वो इंसान खड़ा था जिसे मैं इस जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना चाहता था। वांग बाधान। वह आखिर यहाँ कैसे आ गया? और इससे भी बड़ी बात, उसने बोरेन के दोनों गाल कसकर पकड़ रखे थे। छोटा सा बच्चा पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग बाधान उसे और कसकर अपनी बाहों में जकड़ रहा था। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, उसे तुरंत छोड़ दो, और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। मेरी आवाज सुनते ही वांग बाधान ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसने बोरेन को रोते हुए मुझे पापा कहते सुना और उसके चेहरे पर अचानक गहरी नफरत उतर आई। उसने अपनी उंगलियां और जोर से मोड़ दी। उसके तेज नाखून सीधे बोरेन के गाल में ढंस गए और एक लंबी खरोंच पड़ गई। अगले ही पल खून की पतली लकीर बाहर निकल आई। दर्द से बोरेन की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अंदर मौजूद मुशिनवान ने जैसे ही बच्चे की दर्द भरी चीख सुनी, वह तुरंत बाहर दौड़ी। दरवाजे की चौखट पार करते ही उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। मैं एक हाथ से बोरेन को संभाले हुए था और दूसरे हाथ से वांग बाधान के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ चुका था। मुशिनवान गुस्से से कांप उठी। उसने ऊंची आवाज में पूछा, ये चैन, तुम क्या कर रहे हो? वांग बाधान की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने बेचारगी का चेहरा बनाकर कहा, शिनवान, मुझे तो बस बच्चा बहुत प्यारा लगा, मैं उसे गोद में लेना चाहता था। पता नहीं ये चैन आते ही मुझे क्यों मारने लगा, लेकिन मैंने उसकी मासूम बनने की नौटंकी पर ध्यान तक नहीं दिया। मैं तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया, बोरेन के जख्म को साफ किया और दवा लगाने लगा। तभी मुशिनवान की नजर भी बच्चे के गाल पर पड़ी। लाल और सूजा हुआ घाव देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसका दिल जैसे किसी ने कसकर मरोड़ दिया हो। उधर वांग बाधान भी साफ तौर पर घबरा चुका था। उसने अनजाने में अपनी वही उंगलियां पीछे छिपा लीं जिनसे उसने बोरेन को चोट पहुंचाई थी। फिर जल्दी से बोला, शिनवान, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये चैन अचानक जोर से चिल्लाया। मैं घबरा गया, हाथ फिसल गया और बच्चे को खरोंच लग गई। मैं गुस्से से कांप उठा। तुम्हें मेरे घर में आने की इजाजत किसने दी? मुशिनवान ने मेरा बदला हुआ चेहरा देखा और तुरंत आगे बढ़कर बोरेन को मेरी गोद से लेने की कोशिश की, लेकिन मैं एक कदम पीछे हट गया। उसका हाथ हवा में ही रह गया। तभी शियू डरते डरते बोली, मैंने ही वांगबा अंकल के लिए दरवाजा खोला था। उन्होंने कहा था कि वे मेरे लिए छोटा सा केक लाए हैं। मुझे बहुत दिनों से केक नहीं मिला था। मेरी नजर उसके होठों पर लगी क्रीम पर गई, फिर मेज पर रखे केक पर, और मेरा दिल एकदम बैठ गया। मैंने गहरी सांस ली, फिर बेहद ठंडी आवाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम सब लोग अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मेरी आवाज सुनते ही शियू जोर जोर से रोने लगी।
पास खड़ी येटिंग भी डर के मारे बिल्कुल चुप हो गई। मुशिनवान का चेहरा उतर गया। ये चैन, थोड़ा तो होश में आओ। मैंने अपने बेटे के दोनों कान अपने हाथों से ढक दिए ताकि वह कुछ न सुन सके। फिर मुशिनवान की तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसा। मुशिनवान, क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? मैंने कहा था निकल जाओ, अपनी बेटियों को लेकर और अपने उस आदमी को लेकर मेरे घर से दफा हो जाओ। लेकिन वांग बाधान ने फिर वही समझदार और महान बनने का नाटक शुरू कर दिया। ये चैन, मुझे पता है कि तुमने मुझे गलत समझा है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। इस थप्पड़ को मैं अपनी गलती की सजा मान लेता हूँ। हम अब भी दोस्त बन सकते हैं। फिर उसने येटिंग और शियू की तरफ इशारा किया। लेकिन शियू, येटिंग और शियू बिल्कुल बेगुनाह हैं। तुम अपना गुस्सा उन पर मत निकालो। और तभी दरवाजे के बाहर अचानक हलचल होने लगी। आखिर किसने वहां दस्तक दी थी? और उनके आते ही इस पूरे टकराव का अगला मोड़ क्या होने वाला था? यहीं से कहानी एक और बड़े खुलासे की तरफ बढ़ने वाली थी। लेकिन तभी हमें लेने के लिए एक के बाद एक 6 काली गाड़ियां वहां आकर रुक गईं। पूरा काफिला इतना प्रभावशाली था कि माहौल ही बदल गया। करीब 20 से ज्यादा आदमी गाड़ियों से बाहर निकले। मैंने एक पल भी गंवाए बिना हाथ उठाया। इन सबको बाहर फेंक दो। मुशिनवान के परिवार के बॉडीगार्ड संख्या में कम थे। वे ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाए। मेरे लोगों ने सबको काबू में कर लिया, बांध दिया और आंगन से बाहर फेंक दिया। जहां तक वांग बाधान की बात थी, उसे सीधे दरवाजे के बाहर पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया गया। उसकी सफेद पैंट पल भर में कीचड़ से भर गई। लेकिन तभी मुशिनवान ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। ये चैन, क्या तुम हद से ज्यादा नहीं कर रहे? मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी नजर में तो मैं जो भी करता हूँ हमेशा गलत ही होता है। तो फिर एक और गलती सही। शायद उसने मुझे पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, मैंने झटके से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। फिर सिर झुकाकर बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, कृपया अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। शियू वहीं खड़ी रह गई। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर वांग बाधान की तरफ और आखिर में दौड़कर उसी आदमी को उठाने चली गई। वांगबा अंकल, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? दूसरी तरफ येटिंग बस चुपचाप मुझे और मेरी बाहों में मौजूद अपने छोटे भाई को देखती रही। उन तीनों को अपने सामने खड़ा देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब मुझे उनसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रही थी। शायद मुझे उस दिन नरम पड़ना ही नहीं चाहिए था। मैंने आखिरी बार उनकी तरफ देखा। इस जिंदगी में दोबारा कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। फिर ठंडी आवाज में जोड़ा, या फिर क्या तुम्हें भी मैं अपने लोगों से बाहर फेंकवाऊं? लेकिन तभी मुझे बोरेन के शरीर में अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका शरीर तपने लगा था। मैंने तुरंत उसके माथे पर हाथ रखा। वह बुरी तरह बुखार से जल रहा था। मेरा दिल घबरा उठा। मैंने बिना समय गंवाए उसकी रोजमर्रा की जरूरी चीजें समेटी। फिर मैंने घर में मौजूद हर उस चीज को हटाने का आदेश दिया जिसे वांग बाधान ने छुआ था। जिस सोफे पर वह बैठा था, जिस कालीन पर उसने पैर रखा था और जिन जिन चीजों को उसने हाथ लगाया था, मैंने कहा, एक भी चीज घर के अंदर नहीं रहनी चाहिए। सब कुछ उठाकर बाहर फेंक दिया गया। इसके बाद मैं बोरेन को गोद में लेकर बिना एक बार भी पीछे देखे गाड़ी में बैठा। रैनहो सीधे वहां से चला गया। मेरी गाड़ी को दूर जाते देखकर मुशिनवान ने अपनी दोनों बेटियों की आंखों में साफ डर देखा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी नजरों में अब उन दोनों बेटियों के लिए भी कोई नरमी नहीं बची होगी। येटिंग की आंखें लाल हो गईं। उसने धीरे से पूछा, मम्मी, क्या पापा और छोटा भाई अब हमें नहीं चाहते? वहीं शियू रोते हुए जिद करने लगी, अगर उन्हें मैं नहीं चाहिए तो मुझे भी उनकी जरूरत नहीं। मुशिनवान ने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया, मेरी गाड़ी का पीछा किया जाए। फिर उसने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके अपने चेहरे का भाव बता रहा था कि उसे भी अपने शब्दों पर पूरा भरोसा नहीं था। 2 दिन बाद शिवान ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल पर मुशिनवान फर्श से छत तक बने शीशे के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर साफ बेचैनी थी। उसने गंभीर स्वर में पूछा, क्या अब तक उसका कोई पता नहीं चला? सचिव ने सिर झुका दिया, नहीं मैडम, वह आदमी अपने बेटे को लेकर एक बार फिर आपकी दुनिया से गायब हो गया है। सचिव ने घबराते हुए आगे बताया, गांव से निकलते ही उन्होंने गाड़ी बदल ली थी, फिर जानबूझकर हर सीसीटीवी कैमरे से बचते हुए रास्ता बदला। हम पूरी तरह उनका पता खो बैठे। मुशिनवान की गहरी काली आंखें सिकुड़ गईं। उसे अपनी दोनों बेटियों के रोते हुए चेहरे याद आ गए। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक उतर आई। तलाश जारी रखो। वह अचानक मुड़ी, एक दूसरी टीम लगाओ। पिछले 2 सालों में उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, हर छोटी बड़ी बात की पूरी जांच करो। उसके होठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आई, और खास तौर पर उस औरत के बारे में पता करो जिससे उसने दूसरी शादी की है। लेकिन मुशिनवान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं पहले ही सोच चुका था कि वह मुझे ढूंढने जरूर आएगी। इसीलिए गांव छोड़ने के बाद मैंने लगातार 2 बार गाड़ियां बदली और आखिर में एक निजी विमान से सीधे पड़ोसी शहर चला गया। विमान में चढ़ने से पहले मैंने बोरेन को विशेष दवा देकर उसका बुखार कम किया। फिर बिना एक पल रुके मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त आगोई के पास पहुंच गया। आगोई एक बड़े और प्रभावशाली परिवार का वारिस था, साथ ही मनोरंजन जगत का बेहद मशहूर सितारा भी। और सबसे खास बात, मुशिनवान को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह कभी मेरे इस ठिकाने तक नहीं पहुंच सकती थी। कुछ समय बाद मैं अपने बेटे बोरेन के साथ बगीचे में पतंग उड़ा रहा था। तभी आगोई अचानक मेरे पास आया। उसने धीमी आवाज में कहा, चैन चैन,
तुम्हें कॉलेज के दिनों की वो सबसे खूबसूरत लड़की याद है जिससे तुम्हारा रिश्ता था? मैं एक पल के लिए चौंक गया, फिर हंसते हुए बोला, सब लोग क्यों कहते रहते हैं कि कॉलेज में मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी? क्या तुम लिंगतों की बात कर रहे हो? आगोई ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए उसने कहा, अब उनका उपनाम जियान है। वह जियान परिवार की बहू बन चुकी है। सुना है वह बीमार है और इसी अस्पताल में भर्ती हैं। पुराने सहपाठी होने के नाते मैं उनसे मिलने अस्पताल चला गया। 7 साल बीत चुके थे। मेरी यादों की वो दुबली पतली मासूम लड़की आज अस्पताल के बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी थी। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुका, चुपचाप अपना लाया हुआ तोहफा रखा और बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही मैं वार्ड से बाहर निकला और गलियारे के मोड़ पर पहुंचा, मेरी नजर नीचे चली गई और जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे वहीं स्तब्ध कर दिया। नीचे अस्पताल के बगीचे में बीमार सी दिख रही एक लड़की अस्पताल की मरीजों वाली पोशाक पहने सिर झुकाकर खड़ी थी। उसके साथ सिर्फ घर के बुजुर्ग प्रबंधक यानी बटलर थे। मुझे देखते ही बटलर हैरान रह गया। यंग मास्टर ताप यहाँ? लेकिन उस वक्त तक बिल्कुल सुस्त खड़ी येटिंग ने जैसे ही मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले ही पल वह पूरी ताकत से मेरी तरफ दौड़ी और सीधे मेरे सीने से आकर लिपट गई। उसने मेरी शर्ट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज भर्रा गई, पापा मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बहुत पछतावा है कि मैं उस दिन छोटी बहन को रोक नहीं पाई। मैंने सोचा था अब मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। उसके मुंह से निकला वो एक शब्द पापा सीधे मेरे दिल में उतर गया। मैंने अपने चारों तरफ बनाई हुई सारी कठोरता उसी पल खो दी। मैं तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और येटिंग को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। येटिंग डरो मत, पापा यहीं हैं। बुजुर्ग बटलर से मुझे पता चला कि युकियाओ गांव से लौटने के बाद येटिंग बीमार पड़ गई थी। उसे हर रात तेज बुखार आता था और लगातार खांसी भी रहती थी। मुशिनवान ने उसे इसी अस्पताल में भर्ती कराया था और उसकी देखभाल के लिए 24 घंटे एक नर्स की व्यवस्था कर दी थी। लेकिन ये सुनते ही मेरे भीतर गुस्से की आग फिर भड़क उठी। मैंने बटलर की तरफ देखा। 24 घंटे नर्स? फिर मेरा स्वर सख्त हो गया। तो मुशिनवान कहाँ है? उसकी अपनी बेटी अस्पताल में है। लेकिन उसने मेरी तरफ देखते हुए धीरे से सिर हिला दिया। नहीं पापा, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मम्मी भी मेरी मम्मी है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी मासूम बात सुनकर मेरा दिल जैसे 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ मेरी बेटी थी जिसे मैं इतने सालों से खो चुका था और दूसरी तरफ उसकी माँ जिससे मेरा रिश्ता अब सिर्फ दर्द और गलतफहमियों का ढेर बन चुका था। मैंने उसकी आंखों में देखा और खुद को समझाया कि मैं उसे किसी ऐसी लड़ाई में नहीं घसीट सकता जिसकी वजह वह खुद नहीं है। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम अपनी मम्मी के साथ जाना चाहती हो तो पापा तुम्हें जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन मेरी आवाज में छिपा दर्द वह भी समझ गई। येटिंग ने मुझे कसकर गले लगाया और फुसफुसाकर कहा, पापा आप मुझे फिर छोड़कर मत जाना। बस यही एक वाक्य मेरे दिल को चीर गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और वादा किया, इस बार पापा कहीं नहीं जाएंगे। दूर खड़ी मुशिनवान चुपचाप यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही ठंडापन था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही थी। शायद उसे भी एहसास होने लगा था कि पिछले 2 सालों में सिर्फ मैंने ही कुछ नहीं खोया था। उसकी बेटियों ने भी अपने पिता को खोया था और अब जब मैं वापस आया था तो शायद सब कुछ पहले जैसा करना इतना आसान नहीं था। मुशिनवान ने आखिरकार आगे बढ़कर यह टिंग का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जाने से पहले यह टिंग ने पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और हाथ हिलाकर कहा, जाओ बेटा। वह धीरे धीरे अपनी माँ के साथ चली गई। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और अगले ही पल वह गाड़ी मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे सामने अब खाली आंगन था, लेकिन मेरे दिल में मेरी बेटी की वही आवाज गूंज रही थी, पापा आप मुझे फिर छोड़कर मत जाना। उधर गाड़ी में बैठी मुशिनवान भी बिल्कुल शांत थी। ये टिंग खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद उसने अचानक अपनी माँ से पूछा, मम्मी पापा हमें फिर मिलेंगे ना? मुशिनवान कुछ पल तक जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि पहली बार उसे खुद नहीं पता था कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। वह अपनी बेटी को देखकर बोली, हाँ जरूर मिलेंगे। लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। उसे शायद अब समझ आने लगा था कि मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा। पिछले 2 सालों ने मुझे बदल दिया था और सबसे बड़ी बात, अब मेरे पास खोने के लिए सिर्फ अपना दिल नहीं था, मेरे पास मेरे बच्चे थे। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे बोरेन और अपनी दोनों बेटियों के लिए लड़ूंगा। लेकिन मुझे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुशिनवान भी इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में अब एक और सवाल घूम रहा था। आखिर पिछले 2 सालों में मेरी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि मैं अचानक इतना बदल गया? और खासकर वह दूसरी औरत कौन थी जिसके बारे में मैंने बार बार कहा था कि वह मुशिनवान से बेहतर है? यही सवाल अब मुशिनवान की अगली चाल बनने वाला था और इस बार वह सिर्फ मुझे ढूंढने नहीं आ रही थी, वह मेरी पूरी जिंदगी की सच्चाई सामने लाने वाली थी। लेकिन उस वक्त न तो मुझे अंदाजा था और न ही मुशिनवान को कि बच्चों के बीच शुरू हुई ये छोटी सी वीडियो कॉल आगे चलकर हम दोनों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाने वाली है। यह टिंग ने मुझे प्यार से मेरी पीठ थपथपाई और धीरे से बोली,
पापा मेरी चिंता मत कीजिए, मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन छोटी बहन घर पर अकेली डर जाएगी। मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे उसके पास वापस जाना होगा। उसकी बात सुनकर मेरे सीने में ऐसा दर्द उठा कि कुछ पल के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस चुपचाप उसके लिए ढेर सारे स्नैक्स तैयार करने लगा। उधर बोरेन ने भी अपनी सबसे प्यारी टॉफियां निकाल ली और एक एक करके अपनी बड़ी बहन के छोटे से बैग में रखने लगा। वह शायद समझ नहीं पा रहा था कि दीदी जाने वाली है, लेकिन इतना जरूर समझ रहा था कि उसे अपनी सारी पसंदीदा चीजें दे देनी चाहिए। मुशिनवान की नजर बचाकर यह टिंग धीरे से मेरे पास आई। उसने धीमी आवाज में मेरा वीचैट आईडी मांगा। मैंने तुरंत एक छोटे से कागज पर अपना आईडी लिखकर उसे दे दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह इस आईडी तक पहुंचने के लिए आगे क्या करने वाली है। मुशिनवान के घर लौटने के बाद वह हमेशा की तरह अपने कमरे में नहाने चली गई। बस यही मौका देखकर यह टिंग चुपके से उसके कमरे में पहुंची। वह घबराई हुई थी। बेड साइड टेबल पर 3 बिल्कुल एक जैसे मोबाइल रखे थे। उसने उनमें से एक मोबाइल उठाया और जल्दी से अपने कमरे में लौट आई। उसे क्या पता था कि उन 3 फोनों में से एक मुशिनवान का निजी फोन था। कमरे में पहुंचते ही उसने जेब से वह छोटा सा कागज निकाला, जल्दी जल्दी मेरा विचैट आईडी खोजा और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। मैंने कुछ ही सेकंड में रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और अगले ही पल उसकी वीडियो कॉल आ गई। जैसे ही मैंने कॉल उठाई, स्क्रीन पर एक छोटा सा मासूम चेहरा दिखाई दिया। बोरेन खुशी से चिल्लाया, दीदी! यह टिंग का चेहरा तुरंत खिल उठा। वह मुस्कुराते हुए बोली, पापा क्या आप इन कुछ दिनों की हमारी सारी तस्वीरें मुझे भेज सकते हैं? मेरी बेटी की इतनी छोटी सी इच्छा भी मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैंने बिना देर के उन दिनों में खींची गई हमारी सारी तस्वीरें उसे भेज दी, लेकिन हम दोनों में से किसी को नहीं पता था कि उसी समय मुशिनवान उसके कमरे के बाहर खड़ी थी। उसके बाल अभी भी गीले थे और वह उन्हें तौलिए से सुखा रही थी। दरवाजे के बाहर खड़े खड़े उसने अपनी बेटी के चेहरे पर वह सच्ची मुस्कान देखी। वह कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर उसने दरवाजा खोलने के बजाय चुपचाप खुद को पीछे खींच लिया और बिना कुछ कहे सीधे अपने स्टडी रूम में चली गई। देर रात जब उसका काम खत्म हुआ और वह बेडरूम में वापस आई, तब तक यह टिंग वह मोबाइल वापस बेड साइड टेबल पर रख चुकी थी। मुशिनवान आराम करने ही वाली थी कि उसका निजी फोन अचानक कंपन करने लगा। उसने स्क्रीन देखी, एक अनजान प्रोफाइल से मैसेज आया था। जिज्ञासा में उसने चैट खोली और ऊपर स्क्रॉल किया। अगले ही पल उसकी नजर तस्वीरों पर टिक गई। पूरी चैट मेरी भेजी हुई तस्वीरों से भरी हुई थी। हर तस्वीर में मैं मुस्कुरा रहा था। बोरेन के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, ये टिंग उन तस्वीरों में पहली बार बेफिक्र होकर हंस रही थी। मुशिनवान कुछ देर तक स्क्रीन देखती रही, फिर ना जाने क्यों उसने एक वॉइस मैसेज चला दिया। कमरे में मेरी आवाज गूंज उठी, अपना अच्छे से ख्याल रखना, अगर छोटे भाई की याद आए तो पापा को मैसेज कर देना। मैसेज खत्म होते ही एक और आवाज आई। इस बार बोरेन की मासूम आवाज थी, दीदी गुड नाइट। मुशिनवान की आंखों में एक पल के लिए नरमी आई, लेकिन अगले ही सेकंड उसका चेहरा फिर ठंडा हो गया। उसने फोन रख दिया। अगली सुबह सप्ताहांत था। ये टिंग उठते ही सबसे पहले पापा को वीडियो कॉल करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने विचैट खोला, मेरा अकाउंट गायब था। वह परेशान होकर दौड़ती हुई मुशिनवान के पास गई। मम्मी, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई दोस्त अचानक विचैट से गायब हो जाए? मुशिनवान ने सच्चाई नहीं बताई। उसने शांत आवाज में कहा, शायद सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगी। लेकिन असली बात यह थी कि मेरा अकाउंट अभी भी उसके निजी फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद था। मुशिनवान ने जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद वह ऑफिस पहुंची। अभी कुर्सी पर बैठी ही थी कि फोन फिर बज उठा। इस बार वीडियो कॉल मेरी तरफ से थी। मुशिनवान ने स्क्रीन को देखा। कुछ पल सोचने के बाद उसने कॉल उठा ली। वीडियो खुलते ही सामने बोरेन का प्यारा सा चेहरा दिखाई दिया। वह खुशी से चिल्लाया, दीदी! लेकिन अगले ही पल उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी। सामने यह टिंग नहीं, मुशिनवान थी। बोरेन के चेहरे की सारी खुशी एक झटके में गायब हो गई। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया और अगले ही पल उसने फोन धप्प से दूर फेंक दिया। मैं हैरान होकर उसके पास गया। क्या हुआ बेटा? दीदी ने वीडियो कॉल नहीं उठाई, लेकिन बोरेन दौड़कर मेरी टांगों से लिपट गया। वह कांपते हुए बार बार सिर हिलाने लगा। डर डर लग रहा है। मैंने उसे काफी देर तक प्यार से समझाया। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ और चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। दोपहर में जब वह सो गया, मैंने उस अनजान विचैट अकाउंट को देखा। कुछ देर सोचने के बाद मैंने एक तस्वीर भेज दी। तस्वीर में बोरेन अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था, लेकिन काफी देर तक सामने से कोई जवाब नहीं आया। उधर मुशिनवान ने भी वह तस्वीर देखी। उसमें बोरेन पूरी तल्लीनता से गुड़िया के साथ खेल रहा था और पास रखे आईने में मेरी उंगलियां भी दिखाई दे रही थीं, जो फोन पकड़े हुए थीं। मुशिनवान ने बिना कोई भाव दिखाए चैट बंद कर दी। अगली सुबह बोरेन फिर जिद करने लगा, पापा दीदी को वीडियो कॉल करना है। मैंने फिर कॉल मिलाई, लेकिन इस बार भी स्क्रीन पर वही ठंडा चेहरा दिखाई दिया। बोरेन ने होंठ फुला लिए। मुझे दीदी से बात करनी है, और बिना एक पल रुके उसने खुद ही कॉल काट दी। तीसरे दिन बोरेन नहाकर खुशबू से महक रहा था। उसने अपना छोटा सा नाइट सूट पहना और बिस्तर पर पेट के बल लेटकर फिर वीडियो कॉल कर दी, लेकिन इस बार भी स्क्रीन पर मुशिनवान थी। बोरेन ने अपनी गोल सी उंगली स्क्रीन पर रखी और मासूमियत से पूछा, दीदी? मुशिनवान ने शांत आवाज में जवाब दिया, दीदी होमवर्क कर रही है। यह सुनते ही बोरेन मोबाइल लेकर मेरे पास भागा।
फिर बाथरूम के दरवाजे पर जाकर धीरे धीरे दस्तक देने लगा। पापा दीदी। उस वक्त मैं बाल धो रहा था और आंखों में शैम्पू चला गया था, इसलिए मैंने अंदर से कहा, पापा अभी नहा रहे हैं, आंखें भी नहीं खोल पा रहे, तुम दीदी से बात करो। लेकिन बोरेन बाथरूम के बाहर रखी छोटी सी कुर्सी पर बैठ गया और फोन में दिखाई दे रही मुशिनवान से बस एक ही बात दोहराता रहा, मुझे दीदी चाहिए, मुझे दीदी चाहिए। उसकी जिद में गुस्सा नहीं था, बस अपनी बड़ी बहन से मिलने की मासूम इच्छा थी। मुशिनवान काफी देर तक चुप रही। आखिरकार उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, कल तुम्हारी दीदी से बात करवाऊंगी। बस इतना सुनना था कि बोरेन खुशी से हाथ हिलाने लगा। फिर उसने तुरंत वीडियो कॉल काट दी। अगले दिन यह टिंग किंडरगार्टन से घर लौटी तो उसने देखा कि आज मुशिनवान घर पर ही थी। यह देखकर उसे भी हैरानी हुई। मुशिनवान ने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, तुम्हारे पापा का अकाउंट वापस आ गया है। ये टिंग खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत वीडियो कॉल लगा दी। मैंने कॉल उठाई। स्क्रीन पर सबसे पहले मुझे मेरी बेटी दिखाई दी, लेकिन उसके पीछे मुशिनवान भी खड़ी थी। ये टिंग खुशी से बोली, पापा मुझे आपकी बहुत याद आई। मैं मुस्कुराया। पापा और छोटे भाई को भी तुम्हारी बहुत याद आई। फिर मैंने मोबाइल स्टैंड पर रखा और बोरेन को गोद में उठा लिया। अपनी बड़ी बहन को देखते ही बोरेन के चेहरे पर सूरजमुखी जैसी चमकदार मुस्कान खिल गई। दीदी। उसने अपने छोटे से गाल पर प्यार से हाथ रखा। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों बातें करो, पापा खाना बनाने जा रहे हैं। बोरेन ने तुरंत सिर हिला दिया और बड़े उत्साह से अपनी नई खिलौनों की दुनिया दीदी को दिखाने लगा। कुछ देर बाद यह टिंग को अचानक कुछ याद आया। उसने मोबाइल मुशिनवान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मम्मी जरा पकड़िए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह ऊपर की ओर दौड़ गई। वह बोरेन के लिए खरीदा हुआ अपना तोहफा लाने जा रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में वही तोहफा उस वीडियो कॉल के माहौल को पूरी तरह बदलने वाला था। रात के करीब 10 बजे वह अपनी बेटी को लेने मेरे घर आई, लेकिन उसके शरीर से शराब की तेज गंध आ रही थी और उस गंध में मिला हुआ था एक ऐसा परफ्यूम जिसे मैं पिछले 5 सालों से पहचानता था। वही परफ्यूम जो वांग बाधान लगाया करता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह बेटी को लेने आई जरूर थी, लेकिन बिस्तर पर सो रही अपनी बेटी को देखकर उसे जगाने तक की कोशिश नहीं की। आखिर उस रात उनके बीच ऐसा क्या हुआ था? लेकिन इस मोड़ तक पहुंचने से पहले कहानी कुछ और ही चल रही थी। मुशिनवान के घर में वापस लौटने के बाद ये टिंग लगातार मेरी तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कुछ था, लेकिन वह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आखिर उसने चॉपस्टिक नीचे रखी और धीरे से पूछा, मम्मी क्या इस वीकेंड में छोटे भाई के घर जाकर उसके साथ खेल सकती हूँ? मैंने उसके लिए नया खिलौना खरीदा है, मैं उसे देना चाहती हूँ। मुशिनवान के होठों तक तुरंत नहीं आ गया था, लेकिन बेटी की आंखों में भरी उम्मीद देखकर वह रुक गई। कुछ पल बाद उसने कहा, ठीक है, मैं ड्राइवर से तुम्हें वहां भिजवा दूंगी। तभी छोटी बेटी ये शयू ने भी सिर उठाया, मम्मी मैं भी जाऊंगी, आप हमें छोड़ आइए। और आखिरकार शनिवार की सुबह दोनों बच्चियां मेरे घर आ गईं, लेकिन उनके साथ सिर्फ मुशिनवान नहीं थी, वांग बाधान भी आया था। वह ऐसे चल रहा था जैसे वही उस घर का मालिक हो। एक हाथ में ये शयू का हाथ था और दूसरे हाथ से उसने ये टिंग का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये टिंग ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। वांग बाधान ने अपनी नाराजगी छिपाते हुए मेरी तरफ मुस्कुराकर कहा, ये चैन, मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मैं और वान वान डेट पर जा रहे हैं, वापस आते ही इन्हें लेने आ जाऊंगा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन मन ही मन मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। तो बच्चों को मेरे पास छोड़ने की असली वजह यही थी, ताकि दोनों अपने बचपन के प्यार के साथ आराम से डेट पर जा सकें। मैंने बच्चों के लिए जूस निकाला। बोरेन ने दोनों बोतलें उठाईं और पहले दोनों अपनी बड़ी बहन ये टिंग को दे दी। ये टिंग ने उनमें से एक बोतल अपनी छोटी बहन ये शयू को पकड़ा दी, लेकिन ये शयू ने मेरी तरफ घृणा से देखते हुए कहा, मैं बुरे आदमी का दिया हुआ कुछ नहीं पीती। ये टिंग तुरंत मेरी तरफ से बोल पड़ी, शयू तुम पापा से ऐसे बात नहीं कर सकती। लेकिन ये शयू ने जिद में मेरी तरफ उंगली कर दी। ये मेरे पापा नहीं हैं। मेरे चेहरे की मुस्कान उसी पल गायब हो गई। तभी बोरेन मेरे पास आया, मेरी टांगों से लिपटा और फिर मेरे गाल पर प्यारी सी किस करते हुए बोला, पापा। बोरेन को पापा से बहुत प्यार है। उस मासूम आवाज ने माहौल ही बदल दिया, लेकिन वांग बाधान के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़ा, ये शयू के हाथ से जूस की बोतल छीनी और सीधे कूड़ेदान में फेंक दी। फिर ऊंची आवाज में बोला, शयू को संतरे के जूस से एलर्जी है, तुम्हें यह भी नहीं पता? ऐसे में मैं अपने बच्चों को तुम्हारे भरोसे कैसे छोड़ सकता हूँ? उसकी आवाज सुनकर मुशिनवान तुरंत कार से उतरकर हमारे पास आ गई। बोरेन उसकी आवाज से डर गया था। मैंने उसे तुरंत अपनी बाहों में उठा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, डरो मत बेटा, पापा यहीं हैं। मुशिनवान ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या हुआ? वांग बाधान ने तुरंत बेचारा बनने की एक्टिंग शुरू कर दी। वानवान, ये चैन शयू के असली पिता हैं। क्या इन्हें इतना भी नहीं पता कि शयू को संतरे के जूस से एलर्जी है? अगर मैंने समय पर रोक नहीं लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मुशिनवान की नजर तुरंत मेरी तरफ उठी और यही बात मेरे दिल में सबसे ज्यादा चुभी।
5 साल की शादी में मैंने सोचा था कि शायद वह मुझसे प्यार न करती हो, लेकिन कम से कम मेरे स्वभाव और मेरी जिम्मेदारी पर तो भरोसा करती होगी। लेकिन वांग बाधान की सिर्फ एक बात सुनते ही उसने सबसे पहले मुझ पर शक किया। मैं हल्का सा हंसा और शांत लेकिन बेहद ठंडे स्वर में बोला, वांग बाधान, शयू को संतरे के जूस से कोई एलर्जी नहीं है, उसे बस अपनी माँ की तरह खट्टी चीजें पसंद नहीं है। फिर मैंने मुशिनवान की तरफ देखा। तुम अपनी ही बेटी को नहीं जानती, वह सिर्फ इसलिए झूठ बोलती है क्योंकि खाने में नखरे करने पर तुम उसे डांटती हो। ये शयू डर गई। उसने तुरंत नजरें झुका लीं और अपनी बहन के पीछे छिप गई। मुशिनवान का चेहरा भी फीका पड़ गया। लेकिन मैंने बात यहीं खत्म नहीं की। और वैसे भी वो संतरे का जूस था ही नहीं। मैंने वांग बाधान की तरफ व्यंग्य से देखा। वो कद्दू का जूस था। अगर तुम्हारी आंखें काम नहीं करती तो उन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दो। हर बात पर लोगों पर झूठा इल्जाम मत लगाया करो। वांग बाधान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह फिर से बेचारा बनने लगा। लेकिन इस बार मुशिनवान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये चैन, बात करने का तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। बाधान ने जो कहा बच्चों की चिंता में कहा। पिछले 2 सालों में जब तुम उनके साथ नहीं थे तब उसी ने अक्सर आकर बच्चों का साथ दिया है। एक पिता होने के नाते तुम्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए। उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया हो। मैं गुस्से से कांप उठा। फिर ताना मारते हुए बोला, अगर तुम्हारी आंखें भी काम नहीं करती तो उन्हें भी किसी जरूरतमंद को दान कर दो। तभी बोरेन ने मेरी तरफ देखा, फिर मुशिनवान की तरफ। अचानक वह दौड़कर उसके पास गया और उसकी टांगों से लिपट गया। मुशिनवान ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। लेकिन अचानक गोद में उठाए जाने से बोरेन डर गया और रोने लगा। मैं उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मुशिनवान ने उसे अपनी बाहों में और कसकर पकड़ लिया। उसकी गहरी नजरें मेरी आंखों में टिक गईं। वह धीमे स्वर में बोली, ये चैन, हमें फिर से बात करनी होगी। मैं कहना चाहता था कि हमारे बीच अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, लेकिन दोनों बेटियों की मौजूदगी देखकर मैंने खुद को रोक लिया। बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उसके साथ बालकनी में चला गया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, बोलो। मुशिनवान सीधे मुद्दे पर आ गई। बच्चों की परवरिश में पिता की जरूरत होती है। मैं तुम्हें जब चाहो बच्चों से मिलने दूंगी, लेकिन तुम उन्हें गलत बातें नहीं सिखाओगे। तुम्हें बाधान के बारे में बहुत गलत फहमी है। दोनों बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारा यह रवैया उन्हें मुश्किल में डाल देता है। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। 5 साल की शादी और उसका नतीजा यह था कि उसकी नजरों में मेरी हैसियत शायद किसी अजनबी से भी कम हो चुकी थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुशिनवान, जिसे समझाने की जरूरत है वो मैं नहीं हूं। जब तक वांग बाधान मेरे सामने आकर तमाशा नहीं करेगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं। वांग बाधान का नाम सुनते ही मुशिनवान का चेहरा फिर ठंडा पड़ गया। वह बोली, ये चैन, तुम इतने कठोर और आक्रामक कब से हो गए? हमारी दूसरी बातचीत भी पहले की तरह बुरी तरह खत्म हो गई। जब ये शयू को पता चला कि उसे मेरे घर रुकना होगा तो उसने तुरंत जिद पकड़ ली। मम्मी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैंने उसे नहीं रोका, उसे मुशिनवान के साथ जाने दिया। लेकिन घर से निकलते समय ये शयू ने चुपके से एक बार पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। जब उसे मेरे चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आया तो उसकी आंखों में हल्की सी उदासी उतर आई। रात के 8 बज गए। मुशिनवान अभी तक ये टिंग को लेने नहीं आई थी। मैंने दोनों बच्चों को नहलाया, उन्हें अपने बड़े बिस्तर पर सुलाया और खुद उनके पास बैठ गया। ये टिंग बोरेन के बगल में लेटी थी। मैं उन्हें सोने से पहले कहानी सुनाने लगा, लेकिन कहानी पूरी होने से पहले ही दोनों गहरी नींद में सो गए। मैं बिस्तर के किनारे बैठा उन्हें देखता रहा। मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, काश मैं दोनों बच्चों को हमेशा अपने पास रख पाता। लेकिन रात करीब 10 बजे अचानक दरवाजे पर आवाज हुई। मुशिनवान आ गई थी। मैंने दरवाजा खोला और उसी पल मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। उसके पूरे शरीर से शराब की तेज गंध आ रही थी, लेकिन शराब की गंध के पीछे एक और खुशबू साफ महसूस हो रही थी। वही परफ्यूम जो वांग बाधान लगाया करता था। मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था। 5 साल तक मैं हर दिन वही खुशबू सूंघता रहा था। मुशिनवान ने हल्के से होंठ खोले और सपाट आवाज में कहा, मैं ये टिंग को लेने आई हूँ। मैं नापसंदगी से 2 कदम पीछे हट गया। मुशिनवान, तुमने खुद कहा था कि बच्चों के सामने कभी शराब नहीं पियोगी। उसने आंखें सिकोड़कर मेरी तरफ देखा। ये चैन, पहले अपना ख्याल रखो। मेरे मामलों से तुम्हारा अब कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास उसे अंदर आने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं एक तरफ हट गया। वह अंदर आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी वह अचानक वहीं रुक गई। बिस्तर पर ये टिंग और बोरेन एक दूसरे के पास गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने तुरंत कहा, इनके कपड़े नए हैं, अच्छी तरह धोकर और सुखाए गए हैं। मैं ये टिंग को जगाने ही वाला था कि मुशिनवान ने धीरे से मुझे रोक दिया। उसे सोने दो, मैं कल सुबह आकर उसे ले जाऊंगी। इतना कहकर वह मुड़ गई। उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। मैं उसे जाते हुए देखता रह गया। मेरे लिए सबसे अजीब बात यही थी, वह बेटी को लेने आई थी,
फिर बिना बेटी को साथ लिए वापस क्यों जा रही थी। मैं खिड़की तक गया और नीचे झांका और वहां जो मैंने देखा उससे मेरे कदम वहीं रुक गए। एक जाना पहचाना आदमी कार के पास उसका इंतजार कर रहा था। वह वांग बाधान था, लेकिन इस बार उसके कपड़े बदल चुके थे। सुबह उसने सफेद शर्ट पहन रखी थी, अब उसने चमकदार लाल जैकेट पहन रखी थी। मैं अनायास सोचने लगा, आखिर ऐसी कौन सी डेट होती है जिसके बीच में कपड़े बदलने पड़ जाएं। मैंने सिर उठाकर रात के आसमान की तरफ देखा। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। धीरे धीरे मेरा गुस्सा शांत होने लगा और मैंने खुद से कहा, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, अब मुझे इन बातों के बारे में और नहीं सोचना चाहिए।